हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन के पीवाईक्यूज की, जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2023 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता है कि सॉल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। राइट, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट आपको आगे भी यूज होते हुए मिलेंगे। तो डेफिनेटली इस चैप्टर की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के सभी प्रीवियस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आपको पीडीएफ भी दी जा रही है। जनाब, जाइए डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को डाउनलोड करिए, उसको प्रिंट आउट निकलवाइए, देन अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आपको बहुत फायदा होने वाला है। राइट, चलिए फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। मास ऑफ यूरिया, ये जनाब यूरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है। required to be dissolved in 1000 gram of water in order to reduce the vapor pressure of water by 25%। वाटर वेपर रिड्यूस किया गया 25% से। तो अगर जनाब यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट की अगर बात करें, यानी कि वहां पर कुछ भी नहीं था, जो यूरिया बाद में ऐड की गई है वो बाद में की गई है। तो अगर पहले प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 था तो 25% से कम हुआ है, यानी कि आफ्टर यूरिया दैट मीन्स सॉल्यूशन का कितना हो चुका है 75। सिंपल है ना, 25% से कम हुआ है, दैट मीन 75 बचा हुआ है। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगेगा ना, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा है। जैसे ही आपने कोई सॉल्यूट दैट इज यूरिया ऐड किया, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। ओके, तो RLVP बोले तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फॉर्मूला लगेगा। जनाब, आपने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है ना, बिल्कुल। P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0 करते हैं V के लिए, देन X सॉल्यूट होता है। X सॉल्यूट बोले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो N सॉल्यूट हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेड बाई N सॉल्यूट प्लस N सॉल्वेंट। सही है, बिल्कुल सही है जनाब। जरा से भी समस्याएं आपको होने ना पाए। एंड यस, अब अगर इस वाले फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लिया जाए, मॉडिफाई बोले तो देखिए ध्यान से देखना है हमको, P0 माइनस PS डिवाइड बाई PS, यहाँ पर P0 था वो अब PS बोले तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ही होने वाला है। और इस केस में N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट हो जाता है। कुछ चीज़ें आसान हो गई ना, बहुत आसान हो गई। चलिए अब फटाफट से हम कर लेंगे। हमसे पूछा गया है मास ऑफ यूरिया। राइट, अंडरलाइन करेंगे हम यहाँ पर, मास ऑफ यूरिया से पूछा गया है। तो आप N सॉल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, उसको जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको मास दैट इज रेट ऑफ यूरिया मिल जाने वाला है। चलिए फटाफट से अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। P0 क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मैंने यहाँ पर क्या माना, 100 माना, क्योंकि आसानी रहेगी। 25% से कम हुआ है तो 100 माना गया है। 25% से कम हुआ है, दैट इज अब कितना बचा है 75। यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखना है 75, नीचे भी 75 आ जाएगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर चलिए साथ ही में कर लेंगे या फिर अलग अलग कर लें। N सॉल्यूट, चलिए N सॉल्यूट निकाल लेते हैं, या साथ में कर लेंगे तो आसानी रहेगी आपको सॉल्व करने में। राइट, N सॉल्यूट बोले तो वेट ऑफ यानी कि मास ऑफ यूरिया, क्या लिख रहे हैं हम, वेट भी लिख रहे हैं, मास भी लिख रहे हैं। W वेट ऑफ यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। NH2CO NH2 यानी कि दो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28, 28 हो जाएगा। 4 हाइड्रोजन है तो +4, कार्बन यानी कि +12, ऑक्सीजन बोले तो +16, तो 16 4 20 और यानी कि 60, दैट मीन्स 60 मॉलिक्यूलर वेट हो जाने वाला है NH2CO NH2 का। तो ये हो चुका है 60। ये आपने लिखा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब लिखने हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के मोल्स के लिए आपको ये बताया गया है 1000 ग्राम ऑफ वाटर, दैट इज 1000 ग्राम ऑफ वाटर। ये क्या हो चुका है, वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो क्या होता है H2O दैट इज 18। बढ़िया है जनाब, बढ़िया है। अब यहाँ से आप वेट की वैल्यू निकालिए, आपको आंसर मिल जाने वाला है। तो 100 माइनस 75 क्या होता है, 25 होता है। 25 डिवाइड बाई 75 दैट इज 1/3 हो जाने वाला है। एंड यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, W। ओके, तो यहाँ पर जनाब इस तरफ ले जाएंगे हम, 60,000 हो जाएगा। तो 6 इंटू 10⁴ कर लिया जाए, बिल्कुल 1 2, तो 2 इंटू 10⁻18 जनाब यहाँ पर आ जाएगा। 18 भी तो इस तरफ आएगा, 18 इस तरफ आएगा तो 2 से ये और 9 भी हो जाएगा। तो जनाब वेट क्या आने वाला है, बहुत ध्यान से। ओके, 9 नीचे है ना, 9 नीचे 10⁴ यानी कि 0 0 0 0 10⁴ डिवाइड बाई 9। इसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करिए जनाब।
9 1 9, 111, देखिए 111.11 ही आता चला जाएगा। तो जनाब आपको क्या लिखना होगा राउंड ऑफ करके 4 टाइम्स 1। तो यही है आपका करेक्ट आंसर जो आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पर 1111 ग्राम लिखना पड़ जाएगा आपको। सही है। तो एक डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अगर आता है तो आपको आसानी से सॉल्व करने में समस्या नहीं होने वाली। सही है। कैलकुलेशन भी बिल्कुल टफ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी आंखों के सामने बहुत ही आसानी से सॉल्व करी गई है। राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक करना ही करना है, ऐसे क्वेश्चंस को आप छोड़ नहीं सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे आप। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन व्हिच विल बी आइसोटोनिक एट द सेम सॉल्यूशन। आइसोटोनिक का क्या मतलब होता है, चलिए इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, फिर बताते हैं आपको आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है। राइट। आइसोटोनिक बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, इसको भी थोड़ा सा रफ कर लिया जाएगा। जस्ट अ सेकेंड एंड यस जनाब, टर्न एंड डस्टेड। आइसोटोनिक प्रेशर मतलब जनाब यहां पर लिख देंगे हम सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। बस जैसे ही आपने ये पता किया आपको काफी चीजें आसान हो गई। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है? पाई इक्वल टू आई सी आर टी। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यहां पर ही तो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, आई क्या है? वेंटा फैक्टर, सी कंसंट्रेशन, आर और टी तो जनाब गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर है ही। ग्रेट। तो यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं एंड आपसे क्या पूछा गया है? द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन इज। तो यहाँ पर आपको चेक करना होगा इन दोनों के अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके जिसके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे वही आइसोटोनिक सॉल्यूशन होने वाला है। सही है। सब कुछ बताया जा रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है। चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए आरटी को इग्नोर कर सकते हैं आप क्योंकि दोनों ही तरफ आरटी होगा तो उसका कुछ बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं। राइट। एक ही बात करते हैं, पाई इक्वल टू आई सी आर टी होता है तो हम आर टी को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि जनाब इस तरफ भी आर टी होने वाला है, दूसरी तरफ भी आर टी होने वाला है। ठीक है। तो आई और सी से ही चीजें आसान होने वाली है। सी बोले तो यहाँ पर मोलैरिटी आपको दी गई है आई यानी कि वेंटा फैक्टर। तो NaCl का वेंटा फैक्टर क्या होता है? Na प्लस Cl माइनस में टूटता है ना, तो जनाब वेंटा फैक्टर 2 हो जाने वाला है एंड मोलैरिटी आपको क्या दी हुई है? 1। ठीक है। इसकी बात करते हैं, 2 मोलैरिटी आपको दी गई है। यूरिया, यूरिया क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि इसका आई क्या होने वाला है? 1। चलिए आई को हम पहले लिखते हैं क्योंकि आई सी इस तरीके से आपको समझ में आसानी रहेगी। राइट। तो क्या आने वाला है? दोनों में ही 2 2 आएगा, दोनों में ही 2 2 आएगा या नहीं आएगा? दैट मीन्स इसका आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दैट इज 2 and 2। ग्रेट। अब बात करते हैं बी की, CaCl2। बोले तो CaCl2 कैसे टूटेगा? Ca2 प्लस एंड 2Cl माइनस, इस तरीके से टूटेगा ना। यस। तो यानी कि इसका 3 होने वाला है आई, दैट इज वेंटा फैक्टर 3 हो जाएगा। मोलैरिटी 1। ओके। यहाँ पर क्या है? 1.5। ओके। उससे पहले K प्लस Cl माइनस यानी कि इसकी वेंटा फैक्टर 2 होने वाला है एंड मोलैरिटी 1.5 होने वाली। तो यहाँ पर भी 3 × 1 3, 2 × 1.5 दैट इज 3। तो यहाँ पर भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। यस, इसको भी टिक करके रखेंगे। अब बात करते हैं सी वाले की। सी क्या है? AlCl3। यहाँ पर जनाब वेंटा फैक्टर 4 हो जाने वाला है। वेंटा फैक्टर 4 हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? Al 3 प्लस में अलग होगा एंड 3Cl माइनस होगा ना, तो 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर यानी कि वेंटा फैक्टर की वैल्यू 4 आ चुकी है इनटू मोलैरिटी क्या है? 1.5 है, 1.5 है। ग्रेट। यहाँ पर आइए Na2SO4। तो Na2SO4 जनाब क्या हो जाने वाले हैं? जस्ट अ सेकेंड, Na2 2 यानी कि 3 हो जाने वाला है। राइट। 3 कैसे होगा? 3 2Na प्लस एंड SO4 2 माइनस। राइट। 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो दैट मीन्स वेंटा फैक्टर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाने वाली है? 3 एंड मोलैरिटी क्या दी हुई है? मोलैरिटी 2। ओके 2 दैट मीन्स 3 × 2 6 होता है, 4 × 1.5 जनाब ये भी 6 ही होता है, यानी कि ये भी आइसोटोनिक है। ओके। थोड़ा सा कलर चेंज कर लें क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। राइट। तीनों ही अभी तक आ चुके हैं। अब बात करते हैं डी वाले की। वेंटा फैक्टर K प्लस Cl माइनस यहाँ पर भी बताया जा चुका है आपको 2 होने वाला है। मोलैरिटी 2.5। अब Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस में जनाब क्या हो जाने वाला है? यहाँ पर वेंटा फैक्टर 5 हो जाने वाला है। कैसे? 2Al, देखिए Al2SO4 थ्राइस है ना, तो 3 दफा आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर 2 नहीं जनाब, यहाँ पर 3 होना चाहिए। 3Al प्लस। राइट। और जनाब साथ में क्या होगा? 2 ये इस तरफ जाएगा तो SO4 2 माइनस ये 2 टाइम्स हो जाने वाला है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो 3 2 5 यानी कि 5 वेंटा फैक्टर है। मोलैरिटी क्या है? इसकी मोलैरिटी है 1। तो 2 × 2 ओ ये भी जनाब आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही होने वाला है, यानी कि 4 के चारों ही आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे क्योंकि चारों के चारों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। राइट। आपको फॉर्मूला तो आता ही है, पाई इक्वल टू आई सी आर टी। आर टी को मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि
IC से ही प्रभाव पड़ने वाला है। ग्रेट, ये वाला क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए आपको, मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 से 2 मिनट भी काफ़ी हो जाने चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखेंगे, इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व फॉर अ सॉल्यूशन सॉल्वेंट सिस्टम इज गिवन। सॉल्यूशन सॉल्वेंट सिस्टम इज गिवन बिलो। तो जनाब ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, बताइए इसमें से कौन सी लाइन सॉल्वेंट की है एंड कौन सी लाइन सॉल्यूशन की है। आप सभी को पता है, क्या पता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ही ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में जब भी आप कोई सॉल्यूट डालेंगे तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर कुछ तो कम होगा, बिल्कुल होगा। तो जनाब ये पहली लाइन हो जाने वाली है सॉल्वेंट की और दूसरी लाइन हो जाने वाली है सॉल्यूशन की, क्योंकि जनाब यहाँ पर सेम टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर काफ़ी अलग हो रहा है, राइट। वेपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, आप इस तरीके से देख पाएंगे, इस पॉइंट को बनाते हैं। चलिए इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा, सेम टेम्परेचर है ना, देखिए दिखाई नहीं पड़ा तो यहाँ पर थोड़ा सा डॉट, सेम टेम्परेचर बोले तो ये टेम्परेचर वाई कर्व पे है ना, तो वाई कर्व पे पूरा टेम्परेचर सेम होने वाला है, तो वाई कर्व पे टेम्परेचर सेम होगा सिंपल सी लाइन में, बट वेपर प्रेशर में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। यहाँ पर वेपर प्रेशर इतना है और सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा हो चुका है। दैट मीन्स ये सॉल्वेंट की लाइन है और ये वाली सॉल्यूशन की लाइन है। ठीक है, आपसे पूछा गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज, ओहो सॉरी सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अब बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन क्या होती है, द टेम्परेचर, देखिए जो आपने बचपन पढ़ा है वो नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होता है, बट कंडीशंस के साथ 1 ATM प्रेशर पर होता है। ये एटीएम प्रेशर, एटीएम अगर 1 ATM के बजाय आप इधर उधर कर देंगे 2 ATM कर देंगे तो जनाब 100 नहीं रहेगा। द टेम्परेचर एट विच, ये लाइन आपको NCERT में लिखी हुई मिल जाएगी, बाकी आपको रटी हुई होनी चाहिए। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू, बिकम्स, ध्यान से देखना है जनाब, 1 ATM, राइट, बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट्स ग्रेट, इतना समझ में आ चुका है। तो जनाब वही हो जाने वाला है बॉइलिंग पॉइंट। देखिए 1 ATM पर सॉल्वेंट क्या है, देखिए 1 ATM पर सॉल्वेंट 82, यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाने वाला है 82, राइट। ये हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। अगर आपसे सॉल्यूशन का पूछा जाता, जो कि नहीं पूछा गया है, बट अगर पूछ लिया जाता तो बताइए जनाब, बताइए 83 होता ना, बिल्कुल होता। सॉल्वेंट का पूछा गया है तो 82 डिग्री सेंटीग्रेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए इससे भी आसान क्वेश्चन क्या आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता जनाब। ऐसे क्वेश्चन फटाफट से क्रैक करने हैं, 10 से 15 सेकेंड काफ़ी होंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सॉल्यूशन का पूछा जाता तो जनाब 83 होने वाला था, 83 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छी बात है जनाब, आप फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 2 सॉल्वेंट्स X and Y having same molecular weight, बहुत ध्यान से, having same molecular weight are in the ratio 2:1 and their enthalpy of vaporization, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, are in the ratio 1:2, then the boiling point elevation constant of X is m times the boiling point elevation constant of Y। तो चलिए जनाब समझने का प्रयास करते हैं, इसको हम यहाँ से हटाएंगे। तो यस, मैंने स्पेस भी बना लिया है, कुछ चीज़ों को इरेज भी कर दिया गया है, तो डेफिनेटली हम क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। जनाब यहाँ पर 2 फार्मूले का यूज होगा। एक तो डायरेक्ट फार्मूला आपको आता ही होगा, आपने कई बार पढ़ा है, डेल्टा TB इक्वल टू आई KB M, M बोले तो मोलैलिटी। और क्या ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा है KB, अगर नहीं पढ़ा जनाब अभी पढ़ लो, याद कर लो, शॉर्ट नोट कॉपी में नोट कर लो, एट द एंड आपको ये रटा हुआ होना चाहिए। कैपिटल M होगा यहाँ पर, नीचे क्या है, डेल्टा H वेपराइजेशन। इसीलिए जनाब यहाँ पर जैसे ही मैंने पढ़ा था एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन समझ में आ चुका था, इस वाले फार्मूले का यूज होगा। और ये फार्मूला इतनी आसानी से आपको दिखाई नहीं पड़ता है। और जो यहाँ पर ये M आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मोलर मास ऑफ लिक्विड, मोलर मास ऑफ लिक्विड, सही है। आपसे ये इसमें पूछा गया है रेशियो में, राइट, X इज M टाइम्स, दैट मीन्स आपको रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आप ये देख लीजिए रेशियो किन किन पर डिपेंड करने वाला है। जो कांस्टेंट है उसको हटा दीजिए, मतलब जो दोनों में सेम है वो तो हटाया ही जाएगा, क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उसको हम यहीं से रिप्लेस कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले डेल्टा TB, आई M को थोड़ा सा साइड में ले जाएंगे, पहले हम KB की वैल्यू पुट करते हैं, R TB होल स्क्वायर M डिवाइड बाई डेल्टा H वेपराइजेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर M और I भी आप लिख लेंगे, M और I भी लिख लिया जाएगा। अब जनाब पेन बदलते हैं, ठीक है। अब बताइए जनाब किन किन पर डिपेंड करने वाली है वैल्यू। R कांस्टेंट है, ये गैस कांस्टेंट होता है ना R, तो R कांस्टेंट है, यानी कि ऊपर नीचे दोनों तरफ सेम ही आ जाने वाला है, दैट मीन्स इसको हम हटा देंगे, ग्रेट।
डेल्टा एच वेपराइजेशन कांस्टेंट नहीं है जनाब, डेल्टा एच वेपराइजेशन यहाँ पर रेशियो में दिया हुआ है तो ठीक है, इसको रखते हैं अभी के लिए। टी बी स्क्वायर, तो ये क्या है, इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू सॉल्वेंट्स, यस, यानी कि ये भी रेशियो में है तो ठीक है, इसको भी हम रोक के रखते हैं। एम यानी कि मोलर मास, यहाँ पर देखिए क्या लाइन लिखी हुई है, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर वेट, अगर भैया मॉलिक्यूलर वेट सेम है यानी कि मोलर मास सेम है तो इसको भी हटा दिया जाएगा। वेरी सिंपल, ये सब हट चुका है, निगलेक्ट कर देंगे आप इसको। आई यानी कि वेंटा फैक्टर का कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है तो इसको भी आप हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर भी कुछ भी डिपेंड नहीं करने वाला। अब बारी है मोलैरिटी की। मोलैरिटी में जनाब टू सॉल्वेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक्स एंड वाई, ऑब्वियसली सेम मॉलिक्यूलर वेट भी दिया गया है, आपको सॉल्वेंट नहीं बताया गया है तो डेफिनेटली मोलैरिटी भी सेम ही हो जाने वाली है, दैट मीन्स इसको भी हटा दिया जाएगा। बहुत सिंपल हो चुका है। अब बताइए डेल्टा टी बी किस किस पर डिपेंड करने वाली है, टी बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एच वेपोराइजेशन। बस देखिए देखिए जनाब, इसको फटाफट सॉल्व करेंगे हम। कैसे, इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा टी बी बाई एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी बी ऑफ वाई। सही है, कोई दिक्कत ना हो, ये जो साइन है इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से बनाया जाएगा ऐसे। अब जनाब टी बी ऑफ एक्स, ओके, इसको ऐसे करते हैं, टी बी ऑफ एक्स बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं, टी बी ऑफ वाई, इसको होल स्क्वायर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। एंड डेल्टा एच वेपराइजेशन, तो जनाब यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ वाई ऊपर होगा एंड डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ एक्स नीचे हो जाएगा। सही है ना, कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों को समझने में, बहुत ही आसान सी चीज़ें आपकी आंखों के सामने से होकर गुजर रही हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को अंजाम तक पहुंचाते हैं। टी बी ऑफ एक्स डी बाई वाई पूछा गया है ना, यस, इसी तरीके से निकालेंगे हम टी बी एक्स वाई, तो एक्स ऊपर होगा वाई नीचे होगा, दैट मीन्स यहाँ पर भी एक्स एंड वाई है, दैट मीन्स 2/1, तो 2/1 का होल स्क्वायर होना चाहिए इनटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। यहाँ पर देखेंगे वाई ऊपर है एक्स नीचे है, यहाँ पर आपको बताया गया है एक्स पहले एक्स होगा बाद में वाई होगा, यानी कि 1/2 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 1x/y होता जनाब, यहाँ पर 2/1 हो जाएगा, राइट, 1/2, 1:2 है ना, तो 2:1 में कन्वर्ट हो जाएगा कि जैसे ही आपको यहाँ पर उल्टा करना पड़ेगा। सही है, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी कि 8/1 आ जाने वाला है। तो जनाब x इज m टाइम्स, तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 8। बहुत ही आसानी से आप इस चीज को समझ पाएंगे, 2 2 4 होने वाला है, इंटू 2 8 हो जाएगा। सिंपल है ना, यस सिंपल है। अगर आप इसको बहुत बेहद ही आसानी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो यस सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड इज डिटरमाइंड टू बी 0.3। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा, इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। देन द ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट विल बी % हायर देन द एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल फ्रीजिंग पॉइंट। तो ठीक है जनाब, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा इसलिए है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको यूजली दिखाई पड़ते नहीं हैं, राइट, तो इसको यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए आप HA है आपके पास, तो जैसे ही आप इसको लिखा हुआ है ना, यस मोनोबेसिक, यस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि जैसे ही आप इसको डिसोसिएट करते हैं तो क्या आने वाला है, H+A- मान लेते हैं, राइट, ओके। अब आगे बढ़ेंगे जनाब, यहाँ पर क्या था, अल्फा था, तो यहाँ पर 0 0 होगा, नहीं अल्फा नहीं 1 होगा यार, अल्फा कैसे हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा होना चाहिए, राइट। अब यहाँ से अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना डिसोसिएट हो चुका है, दैट मीन्स 1 माइनस अल्फा डिसोसिएट हो चुका है, तो यहाँ पर अल्फा बनेगा, यहाँ पर भी अल्फा बनेगा। अब आई दैट इज आई क्या होने वाला है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाई क्या होगा 1, राइट। तो देखिए अल्फा से अल्फा प्लस से माइनस चला जाएगा, दैट मीन्स आई की वैल्यू आ जानी है 1 प्लस अल्फा, ये आ चुकी है आई की वैल्यू। सही है, आई की वैल्यू 1 प्लस अल्फा आ चुकी है, बट आपको अल्फा दिया हुआ था 0.3, देखिए जनाब दिया हुआ है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.3, तो आई की वैल्यू आ जाने वाली है 1 प्लस 0.3, जैसे ही आप करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 1.3। सही है ना, 1.3 आ चुकी है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या पूछा गया, ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट विल बी, यानी कि जनाब आपसे चेंज पूछा गया है, तो परसेंटेज देखिए डेल्टा TF, राइट, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट है, यस बॉइलिंग पॉइंट होता तो हम डेल्टा TB तक पहुंच रहे होते। तो जनाब एक बहुत ही अच्छी तरीके से फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कौन सा, कहाँ पर, यहाँ पर हम लिख दें, यस डेल्टा, ओहो TB एक ही में लिखा जा रहा है, TF ऑब्जर्व्ड, यहाँ पर हम परसेंटेज इंक्रीज लिख लेते हैं। परसेंटेज इंक्रीज के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, डेल्टा TF
ऑब्जर्व्ड माइनस डेल्टा, डेल्टा होगा ना, डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड। देखिए जैसे ही आप इस फॉर्मूले को कंप्लीट होता हुआ देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि आपने इसका यूज इसमें किया है, फिजिक्स में किया होगा आपने इसका यूज। डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड किया है ना, परसेंटेज है इसलिए आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, किया होगा। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इस तरीके का है ना ये, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व माइनस डेल्टा टी एफ कैलकुलेटेड। तो डेल्टा टी एफ क्या होता है? आई के एफ इंटू एम होता है ना। तो ऑब्जर्व में तो आई होगा बट कैलकुलेटेड में आई नहीं होने वाला, राइट। तो आई इंटू, देखिए ये बार बार क्रॉस का साइन ना बनाया जाए, सिर्फ डॉट बना के छोड़ दिया जाए, के एफ इंटू एम माइनस, यहां पर आई नहीं होगा, राइट, क्योंकि कैलकुलेटेड में आई नहीं होता है, एम। तो जनाब नीचे भी क्या हो जाएगा, के एफ डॉट एम इंटू 100, तो एज इट इज रहने ही वाला है। अब जनाब इसको आप कॉमन लीजिए, के एफ एम कॉमन आएगा, उधर से भी इधर से भी, एंड दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए कैसे होगा, के एफ एम कॉमन यहाँ से आएगा तो जनाब यहाँ से कॉमन आएगा तो ये हटेगा, नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा, आई माइनस वन, मार्केट आई माइनस वन आएगा। आपको यहाँ पर पहली नजर में लगेगा सिर्फ और सिर्फ आई आने वाला है, बट जनाब आई नहीं, आई माइनस वन होगा, क्योंकि जनाब जैसे ही आप यहाँ पर कॉमन लेने वाले हैं, मैं लेकर भी दिखा देता हूँ आपको, आखिर आपने समझ ही लिया होगा इन चीज़ों को अभी तक। चलिए थोड़ा सा नीचे लिख लिया जाएगा, के एफ एम, तो ऐसे ही होने वाला है, ठीक है। ये जैसे ही आपने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, आई, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस वन बचेगा भैया, माइनस वन बचेगा। इसको आप हटाएंगे तब जाकर क्या आने वाला है, माइनस आई माइनस वन। आई की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, क्या निकाली है, 1.3। तो जनाब आई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, 1.3 माइनस 1 इंटू 100 होगा, क्या होगा, 0.3 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो क्या आपको 30 आपका करेक्ट आंसर मिल चुका है? बेशक यही है आपका करेक्ट आंसर, 30%। 30% जनाब यही है वो जो चाहिए था आपको। ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट विल बी 30% हायर देन द एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकल फ्रीजिंग पॉइंट। करेक्ट, इस तरीके से आपको डिसोसिएट करना है आयंस को। पहले तो 1 होगा, फिर 0, इनिशियल कंडीशन में प्रोडक्ट तो बनेंगे नहीं, तो 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। आई निकालेंगे आप, चारों को ऐड कर देना होता है, चारों नहीं तीनों को, 1 माइनस अल्फा को ऐड करेंगे, अल्फा अल्फा, राइट। देन आपको अल्फा की वैल्यू दी हुई है तो आई निकाल लेंगे। देन आपको इस वाले फॉर्मूले का पता होगा तो आप आसानी से चीज़ों को क्रैक कर पा रहे होंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन में बिल्कुल भी उलझना नहीं है, बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन है, ये सब कुछ आपको आता है। चलिए रफ कर लेते हैं फिर वापस से आते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब कंटेन्स 0.63 ग्राम ऑफ प्रोटीन है जनाब, प्रोटीन है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एट 300 केल्विन इज 1.25 मिलीबार, द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन इज। यहाँ पर आपको पाई इक्वल टू ICRT वाले फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे, राइट। कॉन्सेप्ट भले ही आसान हो बट एक क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि जनाब इसकी कैलकुलेशन आपकी वॉट लगा देगी, राइट। पाई इक्वल टू ICRT होता है, तो जनाब प्रोटीन क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि I इक्वल टू 1 हो जाने वाला है। ग्रेट, कुछ तो आसानी हुई। चलिए इसको हटा देंगे यहाँ से। अब C यानी कि कंसंट्रेशन बोले तो मोलरिटी, मोलरिटी में क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है, यस। तो कैसे लिखा जाएगा इसको, यहाँ पर पाई लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एंड यस जनाब यहीं पर मॉलिक्यूलर वेट में ही, क्योंकि आपसे मोलर मास पूछा गया है ना, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, चलिए पहले लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या लिखा मैंने, C लिखा। अब क्या होगा, R इंटू टी, ये एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। R की वैल्यू आपको दी गई है, टेम्परेचर 300 केल्विन बताया गया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको 300 सेंटीमीटर क्यूब भी बताया गया है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अभी हम ओपन कर लेते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट में, ठीक है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट में कर लिया जाएगा इसको, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सही है। अब मॉलिक्यूलर वेट को इस तरफ ले जाइए, पाई को यहाँ पर लेकर आइए, चलिए लगे हाथ ये भी कर लेते हैं। पाई नहीं, यहाँ पर जनाब मॉलिक्यूलर वेट हो जाना चाहिए, और पाई यहाँ पर आ चुका है। अब जनाब वैल्यूज को पुट करिए, आप आंसर को क्रैक कर देंगे। सिंपल सी चीज़ें हैं, बट थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन आपकी आंखों के सामने होने वाली है। 0.63 यही तो वेट है प्रोटीन का, इंटू R इंटू टी। R क्या है, 0.083 टेम्परेचर है जनाब, 300 केल्विन, डिवाइडेड बाई
पाई यानी कि 1.25 मिली बार, 1.29 इंटू 10⁻³ राइट। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 300 सेंटीमीटर क्यूब, 300 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि जनाब 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। तो जनाब जैसे ही आप इसको सॉल्व करने वाले हैं तो सॉल्व करना पड़ेगा भैया, कोई और ऑप्शन आपके पास होगा नहीं। थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन मैंने पहले ही कहा था बन रही है। यस तो इसको सॉल्व करिए, आपको 40,535 ये मिलने वाला है राइट। ग्राम्स में ही पूछा गया है तो यस ग्राम पर मोल, यस जनाब यही आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। यानी कि जो स्पेस आपको मिलेगा, जगह मिलेगी, वहां पर ये लिखना पड़ेगा 40535 ग्राम राइट। तो बेहद ही अच्छी कैलकुलेशन आपकी आंखों के सामने है, करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट भले ही आसान हो बट अच्छी कैलकुलेशन है। ओके मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7, 0.004 मोलर K2SO4, K2SO4 सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक, बता दिया गया है आइसोटोनिक यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने वाला है राइट। विद 0.01 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ K2SO4, फिर भी आपसे परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ K2SO4 पूछा गया है। चलिए इसको थोड़ा सा रफ करते हैं यहाँ पर राइट। ओके इतना काफ़ी है। पेन कौन सा लेकर आएंगे हम, येलो वाला लेकर आते हैं। जनाब यहाँ पर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, बता दिया गया है आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू ICRT। जनाब RT को हटा दिए यहाँ से क्योंकि ये तो सेम ही होने वाले हैं, और I यानी कि पाई इक्वल होने वाला है, दैट मीन्स I ऑफ, देखिए K2SO4 को हम K लिखने वाले हैं, I ऑफ K इंटू C ऑफ K। ग्रेट, ग्लूकोज को हम G से डिनोट करने वाले हैं, I ऑफ G C ऑफ G। सही है, इतने समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सही है। अब जनाब यहाँ पर ग्लूकोज, इसका वेंटा फैक्टर क्या होगा, 1 होगा क्योंकि ये होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट राइट। इसका वेंटा फैक्टर 1 हो चुका है। जनाब वेंटा फैक्टर ऑफ ग्लूकोज तो 1 हो चुका है, बट वेंटा फैक्टर ऑफ K2SO4 क्या होगा। देखिए अगर 100% डिसोसिएशन होता तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा, अगर 100% डिसोसिएशन होगा तो वेंटा फैक्टर की वैल्यू 3 होने वाली है। कैसे, क्योंकि K2SO4 यानी कि 2K प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा राइट। इसका मतलब वेंटा फैक्टर की वैल्यू 3 आ जाएगी अगर परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन यानी कि 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो। बट अगर 100% हो जाता तो आपसे पूछा ही क्यों जाता। ओके तो चलिए IK यानी कि यहाँ पर हम निकाल लेंगे तो CG बोले तो ये 0.01 मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाई मोलरिटी ऑफ K2SO4 क्या है 0.004। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से पॉइंट रहेगा, यहाँ से हटेगा, ऊपर एक 0 आएगा, दैट मीन्स 10/4 तो 2.5 आ जाने वाली है I की वैल्यू। यानी कि वेंटा फैक्टर ऑफ K2SO4 क्या है 2.5। ठीक है 2.5 कैसे होगा। अब डिसोसिएशन वाली रिएक्शन को हम करते हैं, K2SO4 डिसोसिएट होगा 2K प्लस एंड SO4 2 माइनस में, तो यहाँ पर क्या होगा 1 0 0 1 माइनस अल्फा होगा। यहाँ पर क्या होगा जनाब 2 अल्फा होगा, सिर्फ अल्फा नहीं 2 अल्फा, क्योंकि बाहर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है तो 2 अल्फा हो जाएगा। यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो सिर्फ और सिर्फ अल्फा होगा। अब I की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 1, तो जनाब माइनस प्लस कैंसिल आउट, तो I की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 अल्फा। आपको यहाँ पर I की वैल्यू पता है 2.5 आपने पहले ही निकाल ली है, तो यहाँ पर 2.5 हम रखेंगे, 2.5 रखेंगे और ये 1 इस तरफ आ जाएगा तो जनाब माइनस में आ जाएगा, 2 अल्फा रहने वाला है तो जनाब 1.5 आएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे, अल्फा आ जाने वाला है राइट। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यस 100 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है, परसेंटेज पूछा गया है ना। यस जनाब ये देखिए यहाँ पर परसेंटेज पूछा गया है, दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू 1.5 करिए, डिवाइड बाई 2 करिए, इंटू 100 कर दीजिए, क्या जाएगा 50 जाएगा, 15 पचे 75 होगा, दैट मीन्स 75% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यस जनाब आप इसको यहाँ पर 75 लिख देंगे। 100% डिसोसिएशन होता तो I की वैल्यू 3 आ रही होती, बट जनाब डिसोसिएशन कितना हुआ है 75% का, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 2.5 ही आने वाली है पॉइंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू। तो इस तरीके से आप करेंगे। आगे पीछे भी एक जगह पर ये सब करके देख चुके हैं आप, तो ये चीज़ें आसान हो जानी चाहिए, और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस में एक जगह और कराया गया है, तो इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस है राइट। डिसोसिएशन वाले कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस है जनाब, पढ़िए इसको रिपीट करना है इस क्वेश्चन को जरूर से। अगर कुछ भी गलती हो रही है तो दोबारा से रिपीट करिए, टिक करके रखिए ताकि ऐसे क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। फिलहाल के लिए आप क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं राइट। इसको थोड़ा सा हटा देंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए ध्यान से। व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर
टू लोअर द वेपर प्रेशर बाई 0.2520 mm ऑफ Hg। जनाब ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है, आप पहले भी करके देख चुके हैं। चलिए ये वाला भी कर लेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम हटा देंगे यहाँ से, एंड यस हियर इट इज। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है ये, ऑब्वियसली आपको दिखाई दे जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप ग्लूकोज ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में जो 100 ग्राम वाटर है, तो वहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जनाब क्या फॉर्मूला होगा RLVP का, P नॉट माइनस PS डिवाइड बाई P नॉट इन सॉल्यूट, देखिए लिख लेते हैं, इन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। पढ़ा है आपने, ये कई बार पढ़ा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एजम्पशन, एज्यूम डाइल्यूट सॉल्यूशन इज बीइंग फॉर्म्ड। डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में आप एक काम कर सकते हैं, इन सॉल्यूट को जो नीचे लिखा हुआ है इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर डाइल्यूट हुआ है मतलब बहुत कम सॉल्यूट के मोल से, तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यस, जैसे ही आपने ये एजम्पशन का यूज किया, आपको यहाँ पर ऐसे ही फालतू में नहीं लिखा गया था जनाब, इसका यूज करना था, और जैसे ही आप इसको यूज करेंगे क्वेश्चन काफी आसान हो जाने वाला है। ओके, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर क्या है, ओके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 54.2 mm ऑफ Hg दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम पर मोल दिया हुआ है, और 0.20 से कम हो रहा है। अगर जनाब जहां पर 54.2 mm है और किससे कम हो रहा है, व्हाट वेट ऑफ ग्लूकोज मस्ट बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर टू लोअर द वेपर प्रेशर बाई 0.20 mm ऑफ Hg, इतने से कम किया जा रहा है। तो जनाब PS क्या होगा, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होने वाला है, 0054, यानी कि 54 हो जाने वाला है। सही है, तो 54.2 माइनस 54 आप करेंगे, P नॉट भी यहाँ पर 54.2 आ जाने वाला है। इन सॉल्यूट बोले तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होने वाला है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास आपको दिया हुआ है, अगर नहीं भी दिया जाता तभी आपको पता होना चाहिए था। आपसे वेट पूछा गया है, यानी कि वेट ऑफ ग्लूकोज पूछा गया है, राइट, वेट ऑफ ग्लूकोज पूछा गया है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज क्या होगा 180, ठीक है, ये आपने मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख लिए। अब बारी है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखने की। तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या है, 100 ग्राम आपसे कहा गया है, तो जनाब 100 ग्राम मान लेंगे हम, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट यानी कि H2O का मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो अब आपको इस वेट को निकालना है, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 0.2 होने वाला है, 54.2 हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या होगा 18 एकम 18 18 10, यानी कि यहाँ पर वेट ऊपर लिखिए 1000 नीचे लिखिए। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अब ये दोनों पॉइंट्स को हटा सकते हैं, 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 7 1 आ जाने वाला है, और थोड़ा सा नीचे आएंगे हम, वेट करेंगे 1000 डिवाइड बाई 271। इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो चीज़ें आसान रहने वाली हैं। कैसे करेंगे हम, ये 3 से जाएगा ना, तो ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज गलत कर देंगे। 3 से जाएगा, 3 एकम 3 होगा, 27 यहाँ 81 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 10 3 7, और इस तरफ जनाब 19, यानी कि 18 बचने वाला है। पॉइंट लगाया जाएगा, 0 बनेगा, तो 27, यानी कि अब कितनी बार जाएगा, 3 3 6, यस 6 टाइम्स जाएगा, तो 6 1 जा 6, बाकी 6 टाइम्स जाएगा तो 3.7, यानी कि आप इसको 4 मान सकते हैं, राइट। 3.6, ओके 3.69, यस जनाब 3.69 ही करेक्ट आंसर होगा इसका। हमें लगा था कि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होगा, इसलिए मैंने 3.6 के बजाय 4 बोल दिया था, बट यहाँ पर 3.69 ही आने वाला है। एंड यस, पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही 3.6 आता है तो आपको समझ आ जाना चाहिए 3.6 का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज 3.69, और उसको टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। ग्रेट, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन कैसा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, पता होना चाहिए, ये एजम्पशन तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगर डायल्यूट सॉल्यूशन होता है तो हम नीचे वाले एन सॉल्यूट को हटा सकते हैं, राइट। ग्रेट, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। 80 मोल % ऑफ MgCl2, ये क्वेश्चन भी जनाब डिसोसिएशन वाला है, डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पढ़िए, 80 मोल % of MgCl2 is dissociated in aqueous solution. The vapor pressure of 1 molar aqueous solution of MgCl2 at 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रेड, वेपर प्रेशर आपको दिया गया है। चलिए जनाब डिसोसिएशन करवाते हैं MgCl2 का, उसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो इसको फटाफट से रफ कर दिया जाएगा यहाँ पर, सही है, राइट। MgCl2 का डिसोसिएशन करवाना है आपको करके,
दिखाते हैं अभी हम, जस्ट अ सेकेंड, एंड हियर इट इज, यस। तो जनाब MgCl2 है आपके पास, तो इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, Mg2+ और 2Cl माइनस, ऐसे होगा ना, यस। ये यहाँ पर 1 होगा इनिशियल कंडीशन में, 0 0, 1 माइनस अल्फा होगा, यहाँ पर अल्फा आएगा, यहाँ पर 2 अल्फा आएगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। ओके, अब आई की वैल्यू फटाफट निकाल लेंगे हम यहाँ से। आई इक्वल टू क्या होने वाला है, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई 1 इक्वल टू क्या होने वाला है, प्लस माइनस प्लस अलग हो जाएगा, तो आई की वैल्यू 1 प्लस 2 अल्फा आ जाने वाली है। आई की वैल्यू 1 + 2 अल्फा आई है, इसको ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, 80 मोल परसेंटेज, तो हटाएंगे यहाँ से, दिखाई दिया, यस जनाब, 80 मोल परसेंट ऑफ MgCl2, 80 मोल परसेंट, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0.8 होगी। अल्फा की वैल्यू अगर 0.8 है तो 1 + 2 × 0.8 आप करेंगे, 1.6 आएगा, +1 करेंगे तो 2.6 आ जाने वाली है आई की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है जनाब, आई, बोले तो वेंट ऑफ फैक्टर 2.6 आ चुका है MgCl2 का। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा गया है, द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgCl2। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला जनाब पढ़ा ही है अपने, अभी भी थोड़ी देर पहले भी बताया जा चुका है आपको, P0 - PS, P0 होगा, और N सॉल्यूट की यहाँ पर आप 2.6 रखेंगे, डिवाइड बाई N सॉल्वेंट होना चाहिए, तो सॉल्वेंट कितना होगा, ओहो, इसको हटाएंगे यहाँ से, N सॉल्वेंट, जनाब सॉल्वेंट क्या है, कहीं पर लिखा हुआ है, नहीं कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, तो हम 100 मानने वाले हैं, राइट, सॉरी 1000, तो जनाब 1000 माना जाएगा, तो 1000 यहाँ पर आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू, सॉरी डिवाइड बाई 18 करेंगे हम, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना पड़ेगा, राइट, तो इनटू 18 जब आप करेंगे इस तरीके से, ये जो लिखा हुआ है ये कैसे लिखा हुआ है आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, अगर दिक्कतें नहीं होंगी इस तरीके से, जब इसको 18 को ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली ये ऊपर ही जाने वाला है, एंड वही हमने लिखा था इस तरीके से, राइट। तो P0 - PS, P0 की वैल्यू क्या है, ये 38 डिग्री सेंटीग्रेड बताया गया ना, तो 50 mm ऑफ Hg, 50 mm ऑफ Hg दैट इज प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, एंड आपसे सॉल्यूशन का पूछा गया है, तो आपसे PS पूछा गया है, P0 की वैल्यू दी गई है, बताइए अब भी ये क्वेश्चन नहीं होगा क्या, बिल्कुल होना चाहिए जनाब, बिल्कुल होना चाहिए। P0 - PS को ऐसे कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लिया जाए, चलिए छोड़ते हैं, P0 - PS करेंगे, 2.6 × 18 डिवाइड बाई 1000 करेंगे। अब ये जो P0 आपको दिखाई दे रहा है वो इस तरफ आ चुका है, यानी कि ये मल्टीप्लाई में आएगा, P0 की वैल्यू क्या है, 50। अब जनाब थोड़ा सा आसानी होने वाली है, 50 से ये जाएगा 200, यानी कि 20 आ जाने वाला है, इसको आप सॉल्व करिए, तो हटाएंगे यहाँ से, 200 आ जाने वाला है, 2 से जाएगा तो 100 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 13, 13 × 18 करिए, 18 54 आएगा, 4 5 हो जाएगा, 18 5 23, सही है, डिवाइड बाई 100 है, तो इसका मतलब 2.34 आ जाने वाला है। ये क्या आया है 2.34, P0 - PS, सही है ना, P0 - PS आया है 2.34, लिख देते हैं P0 - PS। तो आपको निकालना है PS, तो जनाब PS यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या आने वाला है, 50, यानी कि P0 - 2.34, किया है ना, कोई दिक्कतें ना हो, बिल्कुल भी ना हो दिक्कतें, सब कुछ आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है, बहुत ही आसान चीजें आपकी आंखों के सामने से ऊपर गुजर रही है। P0 - PS इक्वल टू 2.34 है, बट आपको PS चाहिए, तो PS को आप इस तरफ लेकर जाएंगे, तो P0 - 2.34 आएगा, एंड P0 की वैल्यू क्या है, 50 है। करिए, 47.66 आ जाने वाला है, सही है, तो जनाब इसको आप 48 लिख पाएंगे राउंड ऑफ करने के बाद। ओके, तो जनाब इसका यहाँ पर क्या आंसर होगा, 48, सही है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने था, तो कॉन्सेप्ट को एक बार यहाँ पर मर्ज किया गया है, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। सोल्यूशन ऑफ 12 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट ए prepared by dissolving it in 1000 ml of water exert the same osmotic pressure as that of 0.05 molar glucose solution at the same temperature. The empirical formula of A is CH2O, molecular mass of A। तो आपको यहाँ पर बता दिया गया है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, चलिए इसको रफ करते हैं फिर समझाते हैं आपको। तो चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल करते हैं, कैसे करेंगे, इस तरीके से करते हैं हम यहाँ पर, पाई ए इक्वल टू पाई जी, जी यानी कि ग्लूकोज और ए इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है आपको, राइट।
सोल्यूशन ऑफ 12 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट दैट इज ए, तो पाई ए इक्वल टू पाई जी हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज लिखा हुआ है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बताया गया है। तो क्या फॉर्मूला होता है, आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। आई देखिए यहाँ पर दोनों का आई भी 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपको बताया गया है एंड यहाँ पर ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट, पता होगा भी। चलिए तो चलिए फिलहाल लिख लेते हैं आई ए सी ए आई जी सी जी और आर टी। जनाब आर टी को तो अभी इसी वक्त उड़ा दो यहाँ से, आर टी को तो बिल्कुल भाव नहीं देना है, राइट, क्योंकि ये दोनों ही इक्वल हैं, कांस्टेंट है ना, सेम टेम्परेचर बताया गया है जनाब आपको, सेम टेम्परेचर एंड आर तो कांस्टेंट होता ही होता है। ठीक है, इसको आपने हटा दिया। अब आई ए एंड आई जी को भी आप हटा सकते हैं यहाँ से क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट बताया गया है दैट इज 1 और यहाँ पर ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है दैट इज 1। आइए यहाँ से, तो सी ए यानी कि कंसंट्रेशन इसकी कम होने, सॉरी तो दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होने वाली है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज आपको बताई गई है 0.05। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो सी ए यानी कि ओके सॉल्यूशन ऑफ 12 ग्राम, यहाँ पर 12 ग्राम को दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है, तो जनाब इसको ओपन कर लीजिए। कैसे करेंगे आप ओपन, कंसंट्रेशन है ना, तो एन सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। कई बार इन चीज़ों को आप कर चुके हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सी जी यानी कि मोलरिटी 0.05 वेरी सिंपल। अब एन सॉल्यूट को आप ओपन करेंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट आएगा, तो वेट आपको दिया हुआ है दैट इज 12 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर वेट आपको पता करना है, तो इसको यहीं पर हम कर लेते हैं, ऐसे करेंगे और पेन थोड़ा सा बदल लिया जाए ताकि आपको दिखाई दे। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आपको करना पड़ेगा, तो वेट जितना है जनाब 12 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लीटर में रखना होता है, तो यहाँ पर 1000 ml लिखा हुआ है दैट मीन्स 1 लीटर। चलिए अब इस तरफ आने वाले हैं हम, तो मॉलिक्यूलर वेट को अगर इस तरफ लेकर जाएंगे हम, देखिए बहुत ध्यान से ये इस तरफ आए हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट को हम ऊपर लेकर जाएंगे, 0.5 नीचे, 0.05 नीचे आने वाला है, तो 12 ऊपर हो जाएगा, राइट, ऐसे जाएगा 12 ऊपर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 1 और 0.05 आ जाने वाला है। सही है, कोई दिक्कत ना हो, ये 0 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आने वाला है, इसको हटाएंगे तो 120 240 आ जाएगा, तो यही है आपका करेक्ट आंसर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इज 240 ग्राम। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपने कई बार पढ़ा हुआ है एंड ये सब कुछ तो आपको आता ही है। सी बोले तो मोलरिटी एंड यस मोलरिटी का फॉर्मूला बच्चे को पता होता है। ग्रेट, चलिए इसको भी हटाते हैं। अब बारी है 11वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। आई थिंक ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आपने पिछले वाले किए हैं वैसा नहीं है ये। पढ़िए, सी वाटर कंटेन्स 29.25% NaCl एंड 19% MgCl2 बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर इज, ओके यही आपको बताना है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सी वाटर आपको बताना है। एज्यूम 100% आयोनाइजेशन फॉर बोथ NaCl एंड MgCl2। अगर आप 100% एज्यूम नहीं करेंगे तो डिसोसिएशन वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना पड़ेगा, तो इसलिए जनाब एज्यूम करना पड़ेगा तभी तो क्वेश्चन करने लायक होगा। तो अगर आप 100% एज्यूम कर लेते हैं तो NaCl का वेंटा फैक्टर क्या होगा 2, MgCl2 का क्या होगा 3। बढ़िया है, समझ आना चाहिए। Kb की वैल्यू आपको दी गई है, दोनों में ही Kb सेम होने वाला है, मोलर मास ऑफ NaCl एंड MgCl2 बताया गया है। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे हम, एंड थोड़ी सी स्पेस चाहिए इसके लिए, तो नीचे आ जाते हैं। देखिए 100 ग्राम सॉल्यूशन हम मान लेंगे यहाँ पर, अगर हमने 100 ग्राम सॉल्यूशन मान लिया तो काफ़ी आसान हो गया। कैसे, क्योंकि बोला गया है ना बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो 29 यानी कि 29.25 ग्राम हो जाने वाला है NaCl, 19 ग्राम हो जाने वाला है MgCl2, और इन दोनों को ऐड करके 100 से माइनस कर दोगे तो सॉल्वेंट दैट इज वाटर का वेट पता चल जाएगा। सही है, करते हैं। वेट ऑफ NaCl कितना था 29.25, MgCl2 क्या है देख लेते हैं कितना है 19%, 19% यानी कि 19 ग्राम। तो जनाब H2O का वेट क्या होगा, H2O का वेट क्या होगा 100 माइनस 100 क्या है सॉल्यूशन का वेट है ना, 29.25 प्लस 19 करेंगे तो 38 यानी कि 48.25 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 51.75 आने वाला है। ये है वेट किसका, सॉल्वेंट का वेट है ये। ओके, सॉल्वेंट का वेट आपने निकाल लिया। अब आयनाइजेशन यानी कि डेल्टा ये भी सेम है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर डेल्टा TB इक्वल टू
I इंटू के बी इंटू एम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये तो जनरल फार्मूला हो चुका है। अगर हम NaCl और MgCl की बात करें तो डेल्टा TB ऑफ NaCl क्या होगा, I ऑफ NaCl, I ऑफ NaCl, Kb तो दोनों में ही सेम रहेगा तो आईडी रखते हैं, मोलैलिटी ऑफ NaCl, और यहाँ पर डेल्टा TB ऑफ MgCl2 लिखेंगे हम, I ऑफ MgCl2 इंटू Kb इंटू मोलैलिटी ऑफ MgCl2। तो जनाब ये ध्यान रखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको निश्चित तौर पर रिपीट करना ही करना है आपको, राइट। इसको पूरा कर लिया जाए ऐसे। ओके, तो INaCl बताया जा चुका है, और मोलैलिटी के लिए आपको क्या चाहिए, मोल्स। मोलैलिटी के लिए मोल्स तो चाहिए ही, तो इस वाले फॉर्मूले को पुट करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर I हमको पता चल चुका है, Kb बताया गया है, मोलैलिटी के लिए मोल्स चाहिए, तो सबसे पहले जनाब मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ NaCl, राइट। NaCl करेंगे तो मोल्स के लिए क्या करना होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है 19, वेट कितना है 19, नहीं 19 नहीं जनाब, NaCl का 29.25 है, 29.25, और मॉलिक्यूलर वेट क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसी का यूज करना है। 58.25 इसका है, 95 उसका है, ठीक, 58.5 दैट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाने वाला है। ये हो चुके हैं मोल्स ऑफ NaCl। अब बात करते हैं NMgCl2 की, यानी कि मोल्स ऑफ MgCl2 की। तो वेट कितना है 19, मॉलिक्यूलर वेट देखकर आ चुके हैं 95 है, तो 1/5 हो जाने वाला है। ये आपने मोल्स भी निकाल लिए, ठीक है, मोल्स निकाल लिए हैं। अब फटाफट से पुट करेंगे, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमें, डेल्टा TB को। तो जनाब ऐड करने से पहले सबसे पहले डेल्टा TB निकाल लिया जाए दोनों का अलग अलग, ठीक है। पूरा सॉल्व नहीं करना है, बट थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा TB ऑफ NaCl क्या होगा, INaCl यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर NaCl क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 100% डिसोसिएशन होने वाला है। Kb की वैल्यू क्या है, Kb की वैल्यू क्या है जनाब, 0.52, 0.52 मोलैलिटी होता है। यहाँ पर आपने मोल्स निकाल लिए हैं 1/2। तो जनाब मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आपने ये लिख दिया, सही है। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर आप निकाल चुके हैं 51.75। तो चलिए जनाब यहाँ पर लिख देते हैं 51.75, सही है, ये हो चुका है डेल्टा TB ऑफ NaCl। अब बात करते हैं डेल्टा TB ऑफ MgCl2। तो जनाब यहाँ पर आई इवेंट ऑफ फैक्टर ऑफ MgCl2 क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि किस तरीके से ब्रेक होने वाला है ये आपको बताया गया है या नहीं। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, MgCl2 किस तरीके से ब्रेक होगा। MgCl2 जनाब Mg2 प्लस एंड 2Cl माइनस में ब्रेक होगा। तो जनाब 2 यहाँ से 1 यहाँ से, यानी कि इवेंट ऑफ फैक्टर 3 हो जाने वाला है। Kb तो 0.52 ही रहेगा, एंड यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट नहीं, मोलैलिटी यानी कि मोल्स यहाँ पर 1/5 हैं, तो 1/5 होंगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर भी 51.75 हो जाने वाला है। बट एक चीज छूट चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो आपने वेट निकाला है वो किसमें है, ग्राम्स में, बट आपको यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखना होता है किलोग्राम्स में, यानी कि आपको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, दोनों में ही करिए, राइट। अब आपको डेल्टा TB परफेक्ट वाला मिलेगा। तो थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यस। चलिए आप सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, बट आपको ये पता होना चाहिए डेल्टा TB नहीं, सिर्फ TB लिखना होगा अभी यहाँ पर हमको। TB इक्वल टू क्या आने वाला है, डेल्टा TB ऑफ NaCl प्लस डेल्टा TB ऑफ MgCl2। जब आप इन दोनों को सॉल्व करके थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करना है, राइट। थोड़ा सा वही अप्रॉक्सीमेशन, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन आप ले सकते हैं, राइट। ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन लेंगे तो गलती हो जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आने वाला है 16.075, राइट। TB ये आ जाएगा। और आपसे क्या पूछा गया है, एक बार फिर से देखते हैं। द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सी वाटर, सी वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है, एंड आपसे बताया गया सी वाटर में क्या क्या है, NaCl है, MgCl2 है। इसका मतलब आपसे सॉल्यूशन का TB पूछा गया है, राइट। तो TB इक्वल टू क्या होता है, TB ऑफ सॉल्यूशन, राइट, TB ऑफ सॉल्यूशन माइनस TB ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला होता है, अगर पढ़ा नहीं है तो पढ़ लो, अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में नोट कर लो जनाब, इसको याद कर लेना है, राइट। तो आपने ये जो TB निकाला है, TB आपसे पता पूछा गया है TB सॉल्यूशन। तो चलिए इसको बाहर कर लेते हैं। इससे पहले TB सॉल्यूशन, इसको ऐसे करेंगे तो TB प्लस TB सॉल्वेंट हो जाने वाला है, TB प्लस TB सॉल्वेंट हो जाने वाला है।
तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ओके इससे कर लेंगे इसको। ओके तो जनाब टीबी यानी कि 16.075 होगा। टीबी सॉल्वेंट क्या है, 100 होगा, राइट, 100 होगा, 100 होगा, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 116.075 आने वाला है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपसे पूछा गया है। तो जनाब इसको राउंड ऑफ करने के बाद 116 आप लिख सकते हैं, तो लिखिए यही आपका करेक्ट आंसर है। आइए कहाँ पर लिखना होगा हमको, राइट, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस आपको दी जाएगी तो वहीं पर लिख देना है 116, यही होगा आपका करेक्ट आंसर। तो बेहद ही, आई रिपीट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपसे 13 अप्रैल शिफ्ट 2 में। रिपीट करना है इसको, निश्चित तौर पर रिपीट करना है, काफी कॉन्सेप्ट को एक साथ लाने की कोशिश करी गई है, एंड यस थोड़ी सी कैलकुलेशन भी अच्छी है, तो बेहद ही शानदार क्वेश्चन। यस यहाँ पर भी आप क्वेश्चन नंबर 11 में 116 देख पाएंगे। चलिए आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को करेंगे एंड फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द वेपर प्रेशर ऑफ 30% W/V एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज, ओके तो डेंसिटी आपको दी गई है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ओके वेपर प्रेशर बताया गया, तो ठीक है जनाब, ये क्वेश्चन भी आसान ही है, राइट, क्योंकि जनाब ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेंगे, राइट। चलिए इसको छोड़ते हैं, यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत आपको आगे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ 30% वेट बाई वॉल्यूम, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज, तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज आपसे पूछा गया है, यानी कि PS, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन आपसे पूछा गया है। डेंसिटी किसकी दी गई है, 30%, ओके, वन सॉल्यूशन का डेंसिटी दी गई है, ओके तो जनाब डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है, यस। तो सबसे पहले मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो मास पता करने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, यस, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे हम, ओके 1.2 होने वाला है डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जनाब 100 होगा, तो क्या हो जाएगा 120 ग्राम्स आ जाने वाला है मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो सॉल्वेंट का मास क्या होगा, देखिए वेपर प्रेशर ऑफ 30%, आपको 30% यानी कि सॉल्यूट है यहाँ पर, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज यानी कि 30% ग्लूकोज है, तो जनाब यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ, ये सब हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में इसका यूज होने वाला है, क्योंकि मोल्स यूज होते हैं उसमें। मास ऑफ सॉल्वेंट 120 माइनस 30 इक्वल टू 90 ग्राम्स, ये आ चुका है मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, सही है। अब कौन सा फॉर्मूले का यूज होगा, P0 माइनस PS डिवाइड बाई, देखिए जो मॉडिफाई करने के बाद आता है हम डायरेक्टली वही लिख रहे हैं, बाकी आपको पता होना चाहिए कैसे मॉडिफाई किया जाता है, राइट। P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 होता है, जो आपने बुक में पढ़ा होगा, इक्वल टू एक्स सॉल्यूट दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है, राइट, होता है ना। बट जैसे ही आप इसको मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन वगैरह लेते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्या आ जाता है, P0 माइनस PS डिवाइड बाई PS होता है, यहाँ पर P0 नहीं PS होता है, और इस केस में N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्वेंट लिखा जाता है। जरा सी भी समस्या हुई है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की शेयर कराते हैं आपको, वहां पर हमने इसको बताया हुआ था, राइट। ये वाला फॉर्मूला होता है एक्चुअल, जो आप अपने कॉपी में या किताब में लिखा हुआ देखेंगे, P0 माइनस PS डिवाइड बाई P0 होता है, देन N सॉल्यूट अपॉन N सॉल्यूट प्लस N सॉल्वेंट होता है, इसको पूरा कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से, राइट। बट जैसे ही P0 माइनस PS डिवाइड बाई PS करते हैं आप, तो यहाँ पर N सॉल्यूट, नीचे वाला N सॉल्यूट गायब हो जाता है, ठीक है। काफी एक्सप्लेनेशन दे दी गई है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। तो P0 माइनस PS वेपर प्रेशर किसका, प्योर वाटर का ना, तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है 24, आपको दिया गया है यहाँ पर 24, तो फटाफट से 24 यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, 24 माइनस PS जो पूछा गया है, PS ऐसे ही रखेंगे, PS नीचे भी रहेगा, राइट। N सॉल्यूट यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या करना होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपने निकाल लिया है कितना, 30 होगा ना, राइट। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा 30, आपको बताया गया है यहाँ पर 30% वेट बाई वॉल्यूम, ओके। अब मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 180, ग्लूकोज है ना 180 हो जाएगा। अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, यो नीचे लिखेंगे, यहाँ पर निकाला गया है 90 ग्राम्स। अब 90 ग्राम्स निकाला गया है, बट वेट ऑफ सॉल्वेंट, इन सॉल्वेंट में वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि H2O का क्या होगा 18 होगा ना, 18 होगा, यस जनाब होगा। 18 से ये जाएगा, यानी कि यहाँ पर 10 बचने वाला है,
0 से ये 0 चले जाएंगे, 3 से 3 जाएगा, यानी कि 1/30 आपको मिल जाने वाला है। 24 माइनस PS इक्वल टू 1/30 आ जाएगा। अब यहाँ से आप PS की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे हम PS की वैल्यू? यहाँ पर आप इस तरीके से PS को ले जाएंगे तो यहाँ पर PS हो जाने वाला है, इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। समस्याएं तो नहीं है ना? समस्याएं बिल्कुल ना हो, समस्याएं बिल्कुल भी ना हो। अब कैसे करेंगे, चलिए थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, बाकी नीचे इसको बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं हम। राइट, ठीक है जनाब, रफ कर लिया गया है। अब नीचे आते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज कर लिया जाए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस तरीके से जनाब 24 माइनस PS है ना, तो PS को इस तरफ ले जाते हैं 24। ओके, देखिए क्या करने वाले हैं हम, 24 माइनस 24 इक्वल टू रखते हैं PS/30 प्लस PS हो जाएगा। तो इसको जब ऐसे ही आप ये कंप्लीट करने वाले हैं तो 30 PS आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा शॉर्ट हो, जल्दी हो गया तो हटाते हैं इसको, 1 बाई 1 एक्सप्लेन करते हैं। 24 इक्वल टू PS प्लस 30 PS डिवाइडेड बाई 30 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर जनाब 24 इंटू 30 हो जाएगा और यहाँ पर 31 PS आ जाने वाला है, क्योंकि 30 PS प्लस 1 PS 31 PS। PS बोल रहे हैं हम जनाब, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ से 31 हटाइए, इसको इस तरफ ले आएंगे हम, इस तरफ। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आप ले सकते हैं, 30 31 तो 24 से थोड़ा सा कम कर देगा, 24 से थोड़ा सा कम कर देगा। तो जनाब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 23.2 आ जाने वाला है। देखिए बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जनाब सॉल्व कर लीजिए, बहुत देर नहीं लगने वाली, आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। 23.2 आएगा, जिसको आप राउंड अप करने के बाद 23 लिख सकते हैं। तो यस इंडीड 23 आपको नजर आ रहा है ना? यस जनाब, यही होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थोड़े से अच्छे भी हैं, थोड़े से आसान भी हैं, बट एट द एंड कैलकुलेशन आपकी मजबूत होनी चाहिए। चलिए, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, बहुत बहुत धन्यवाद जनाब आपका। इसी तरीके से PYQs की प्रैक्टिस करते जाइए, निश्चित तौर पर आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रहे होंगे। सॉल्यूशन चैप्टर की और भी PYQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं जनाब, साइड में देखिए आपको प्लेलिस्ट मिलने वाली है, उस पर क्लिक करिए, चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सारे PYQs मिलने वाले हैं। ओके, तो फटाफट से प्रैक्टिस करते जाइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।